प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ कम्प्लीटली मैंने आपको बता दी थी, कौन सी थी एलिजिबिलिटी, उसके बाद एक्सक्रीशन थी, प्रोडक्शन थी, और जो भी थी मैंने आपको बता दी। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर। ठीक है, मैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के जो है दो पार्ट बनाऊंगा, एक में मैं आपको आधी बताऊंगा और एक पे आधी बताऊंगा। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। व्हाट? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी एक ग्रीक टर्म है। ग्रीक टर्म। मॉर्फ की मानी है फॉर्म या शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म या शेप। और लॉजी मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी में आप कहीं भी लॉजी वर्ड कहीं भी आप देखें, आप तुरंत ही उसकी माना बताएंगे स्टडी या डिस्कोर्स। स्टडी ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, हमारी जो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन बनती है वो है स्टडी ऑफ। अब देखिए शेप जो है, शेप या फॉर्म जो है हमारी एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसमें आपका फॉर्म भी आ जाता है, फॉर्म दिखता कैसा है, शेप क्या है। ठीक है, वो कौन सा एनिमल, मिसाल जो आप एक लायन लेते हैं तो ठीक है, आप उसको बाहर से आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे करेंगे, देखेंगे उसके पास दो आंखें हैं। ठीक है, दो आंखें हैं और उसके पास चार टांगे होंगी। ठीक है, हम जो ह्यूमन है उसके पास दो टांगे होती हैं, लेकिन जो लायन होगा उसके पास चार टांगे होंगी। ठीक है, या आप उसको देखेंगे उसके एक्सटर्नल उसका फॉर्म कैसा है, शेप कैसा है, तो उसकी जो आप स्टडी करेंगे वो आप इसमें करेंगे मॉर्फोलॉजी में। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, वो जो पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया थी कि जूलॉजी, बॉटनी और जो है माइक्रोबायोलॉजी वो इंपॉर्टेंट मेन डिविजन्स थी। बाकी जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं उनमें से मॉर्फोलॉजी भी एक ब्रांच है, जिसकी एक ब्रांच है जिसकी माना मैंने आपको बताई कि मॉर्फ की माना है फॉर्म और शेप, और लॉजी की माना है स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच हमारी आती है मॉर्फोलॉजी के बाद वो है एनाटॉमी। ये आप अपनी नोट कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन और इसकी टर्मिनोलॉजी तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी ये भी एक ग्रीक टर्म ही है, दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक है एना जिसकी मानी है अपर, और टॉम मीन्स कटिंग। ये टॉम वर्ड जो है ये आपने एटम में देखा होगा, एटम में भी ए और टॉम होता है। ए मीन्स होता है नॉट और टॉम मीन्स होता है कटेबल। ठीक है, मीन्स जिसको और ज्यादा तक टुकड़ों में तकसीम ना किया जाए, ये भी केमिस्ट्री का एक वर्ड था। ठीक है, तो इसी वजह से इसी तरीके से हमारी जो टॉमी है, एनाटॉमी, एना मीन्स अपर और टॉमी मीन्स कटिंग। अपर या इसको आप पार्ट भी बोल सकते हो। तो एनाटॉमी की जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि देखिए, तो ठीक है, तो एनाटॉमी की जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वो भी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर बाय कटिंग देम ओपनली। ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ेंगे ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या ये बात याद रखिए, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय कटिंग देम। किसी भी जानवर को आप, किसी भी बकरी को लेते हो और बकरी को आप उसको कट करके उसके जो अंदर के ऑर्गन है, मिसाल हार्ट है, उसकी स्टमक है, उनकी आप अगर स्टडी करते हो तो वो किस ब्रांच में आएगी? एनाटॉमी। क्योंकि एना मींस अपर और टॉमी मींस कटिंग।
जो हम किसी भी जानवर को कट करके उसके जो अंदरूनी पार्ट्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, ये भी एक ग्रीक टर्म ही है। बायोलॉजी की जो भी तमाम डेफिनेशंस हैं या बायोलॉजी खुद है वो तकरीबन जो है ना वो टर्म्स है, वर्ड कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपनली। ठीक है, मींस उसको खोल के आप पढ़ेंगे तो क्या होगी, एनाटॉमी। मिसाल तो आप एक गोट लेते हो, यहाँ पे हमने एक गोट लिए, ठीक है, उसको हम कट करते हैं। ठीक है, तो उसकी अंदरूनी जो ऑर्गन्स हमें मिले, मिसाल तो स्टमक है, ठीक है, उसकी हार्ट है, ये क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, और उसकी किडनी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अगर आप उनकी साल की स्टडी करते हो तो ये स्टडी आपकी किस ब्रांच में आएगी, ये आपकी एनाटॉमी में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ये हमारी बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है। इसके बाद हमारी तीसरी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। वो हम ये आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारी जो तीसरी ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, तरतीब में नहीं जाना, पहले मॉर्फोलॉजी और सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी फिजियोलॉजी जो भी हो, हम पहले हिस्टोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एज बायोलॉजी ये भी एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, ग्रीक टर्म है। हिस्टोस की ये हिस्टोस से लिया गया है। हिस्टोस जिसकी मानी है टिश्यू, और दूसरा है लॉजी, लोगोस, जिसकी मानी है स्टडी, यानी यहाँ डिस्कोर्स। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन बनेगी, वो यही है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, यानी कि हमारे पास या तो एनिमल का टिश्यू हो सकता है या तो प्लांट का टिश्यू हो सकता है। इनमें से हम किसी भी एनिमल या प्लांट का टिश्यू लेकर उसकी अगर स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि वो किस चीज से बना हुआ है, कि उसमें उसके अंदर क्या है, वो किस चीज का कंपोज्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी में आप जैसे टिश्यू का एग्जांपल ले सकते हो, एनिमल का टिश्यू है जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर आप ये मिसाल ये स्टडी करते हैं इस टिश्यू की, तो ये भी किसके आ जाएगी, हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी के बाद हमारी जो चौथी ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है, फिफ्थ नंबर पे हमारी जो ब्रांच आती है उसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को आप साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, ये आपको वर्ड से अंदाजा हो गया हो कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। जैसे कि एक है सेल और एक है बायोलॉजी। ठीक है, तो मींस स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल। सेल में क्या आ जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मिसाल तो आप कोई भी सेल लेते हो, ह्यूमन का लेते हो, तो उसके आप स्ट्रक्चर देख लेते हो। मिसाल एनिमल का सेल है, वो सर्कुलर शेप में होता है, उसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो है यहाँ पे गोल्गी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर सेल की पढ़ रहे हो, तो वो भी सेल बायोलॉजी में आएगी। और अगर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है तो प्रिपेयर एनर्जी, अगर इसकी आप स्टडी कर रहे हो तो ये भी आपकी किस में आ जाएगी, सेल बायोलॉजी में। यहाँ जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होता है उसका काम होता है राइबोसोम को बनाना, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो ये सारी स्टडी किस में आ जाएगी, सेल बायोलॉजी में। ठीक है, सेल बायोलॉजी हम कहते हैं स्टडी सेल की है, उसमें आप चाहे स्ट्रक्चर की स्टडी करें या चाहे आप फंक्शन की स्टडी कर लें, तो ये टोटल जो आ रहा है वो सेल बायोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी के बाद में हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। तो ये आप नोट करें, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी 6 नंबर पे ब्रांच आती है फिजियोलॉजी।
ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी की फिजियो मीन्स होता है नेचर, ठीक है, और लॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टडी करना। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वो यही होगी कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर में देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल तौर पे जैसे आप हार्ट का एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हम लेते हैं हार्ट का। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टू पंप द ब्लड, क्या, टू पंप द ब्लड। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम स्टडी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन, यानी लिविंग ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऑर्गन्स जो है उनकी स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, तो वो किस ब्रांच में जाती है, फिजियोलॉजी में। मिसाल अगर आप हार्ट का एग्जांपल ले लें, हार्ट का हमारे अंदर काम ये होता है कि जो खून आता है हमारे रगों में उसको पूरी बॉडी के अंदर मुंतकिल करना और पूरी बॉडी के अंदर भेजना, जो भी ऑर्गन से जिसको भी खून की जरूरत पड़ती है। अच्छा, खून का भी काम होता है कि वो जो विटामिन होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई या मिनरल्स हो, उनको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना। जैसे कि हमारे यहाँ से एक बस होती है, लोग एक जगह से बस में चढ़कर दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह जो मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, मिसाल वो ब्लड में, जैसे कि ये एक आप नर्व मान ले, यहाँ पे कोई एक ऑर्गन है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गन है। ठीक है, ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड जाएगी, यहाँ पे ये ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी और सीधा ब्लड के थ्रू, ब्लड के साथ मूव करके इस ऑर्गन तक जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी वजह से ब्लड को हमारे अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट मटेरियल भी कहा जाता है। तो फिजियोलॉजी में हम स्टडी इसकी की करते हैं कि हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन बॉडी का हो या एनिमल का हो या प्लांट का हो, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। तो फिजियोलॉजी में आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे अंदर किडनी है, इसका काम होता है टू रेगुलेट या टू फ्रेश द ब्लड, माने यानी कि ब्लड को साफ करना, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, ये हमारी किडनी का काम है। ठीक है, फिजियोलॉजी भी हो गई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो फिजियोलॉजी के बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी, ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारी जो सातवीं ब्रांच आती है गाइस वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में ये भी एक ग्रीक टर्म ही है, ऑलमोस्ट सबकी तरह ये भी एक ग्रीक टर्म ही है। ठीक है, टेक्सा जो है टेक्सिस से लिया गया है, टेक्सिस, और टेक्सिस की मानी है अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग। ठीक है, और नोमोस से लिया गया है, नोमोस जिसकी मानी है नेम्स। ठीक है, तो इसकी स्टडी डेफिनेशन बनेगी, स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स in which organisms are classified, organisms are arranged into groups। ठीक है, अरेंज या क्लासिफाइड एक ही बात है, अरेंज इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो हमारे जानदार हैं इस धरती पे, इस अर्थ पे जितने भी जानदार हैं वो सबको ग्रुप वाइज तकसीम किया गया है, ग्रुप में दिया गया है। जैसे कि हम कुछ रूल्स और प्रिंसिपल के तहत, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्स की माना ही अरेंजमेंट या ग्रुपिंग। पहली दफा जो क्लासिफिकेशन की थी वो की थी एरिस्टोटल ने, अकॉर्डिंग टू द ब्लड, यानी जिसके अंदर ब्लड होगा वो एनिमल कहलाएगा और जिसके अंदर ब्लड नहीं होगा वो प्लांट कहलाएगा। तो जो भी जितने भी एरिस्टोटल ने जितनी ऑब्जर्वेशन की थी, प्लांट थे उनके अंदर ब्लड नहीं था, ठीक है, और जो भी एनिमल्स थे उन सब के अंदर ब्लड था। तो इस तरह दो तकसीम किया गया, दो तरह से जानदार को तकसीम किया था एरिस्टोटल ने। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है ना
वो चादरों को अभी तक 5 तरह के किस्म में तकसीम कर लिया गया है, ठीक है। 5 ग्रुप्स में तकसीम कर लिया गया है, जैसे कि एक एनिमलिया जिसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, दूसरा है प्लांटिया जिसमें सारे प्लांट आ जाते हैं, दूसरा है फंजा है। ये आप सारे जो है ना क्लास जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना याद रखिए कि टैक्सोनॉमी जो है ग्रीक टर्म में टैक्सिस से लिया गया है, जिसकी मानी है अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, और नोमी जो है नोमोस से लिया गया है, जिसकी मानी है नेम। इसकी डेफिनेशन स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स, ठीक है। वो प्रिंसिपल वो रूल्स जिनकी हम स्टडी करें, जिनके तहत हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो तकसीम करें ग्रुप में, तो उसको हम क्या कहेंगे टैक्सोनॉमी। ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये मैं बता रहा हूँ। और हम आज का जो लेक्चर है उसकी आखिरी ब्रांच पर जाते हैं जो है जेनेटिक्स, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी एक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो ग्रीक वर्ड है जेनेसिस। कौन सा है? जेनेसिस। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं था। जेनेसिस की मानी है डिसेंट या ओरिजिन। डिसेंट या ओरिजिन। डिसेंट की मानी होती है नस्ल। क्या होती है? नस्ल, ठीक है। यानी कि आप इसमें स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी मटेरियल। जीन्स एंड हेरिडिटी मटेरियल। यहाँ आप हेरिडिटी करेंगे एंड वेरिएशन करेंगे, ठीक है। एंड वेरिएशन, इनकी मैं आपको वाज़े से बताता हूँ हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या होती है, ठीक है। पहले तो जीन एक मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डीएनए के अंदर मौजूद होता है, मॉलिक्यूल होता है, ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है। और इसका काम होता है जब ये एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में यानी मेल से फीमेल में जब मुंतकिल होता है, तो ये हमें उस बच्चे की जो दूसरा बच्चा बनने वाला होता है, तो उसकी ये बताता है कि वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर हमें ये जीन बताता है। उसके बाद जो हेरिडिटी है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच characters are transferred from one parent to another, from parent to parent, ऐसा कहते हैं, parent to parent, ठीक है। पेरेंट टू पेरेंट यानी एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक मुंतकिल होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और जो मटेरियल एक कैरेक्टर जो है कैरेक्टर्स वो एक पेरेंट से दूसरी पेरेंट से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है, उनको आप कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल। बाकी जो आपका लास्ट है वो है वेरिएशन। वेरिएशन आप कहते हैं यानी जैसे कि देखें, जो बच्चा होता है वो बिल्कुल अपने माँ बाप से नहीं होता, थोड़ा मिलजुलता है लेकिन बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरह नहीं होता है। तो वो जो होती है वेरिएशन होती है, और वो भी इस जीन की वजह से होती है, ठीक है। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो जीन्स होते हैं, यानी जब माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें जो मियोसिस होती है उसमें जीन जो है पेरेंट का और जो मदर का जीन है वो मिल जाते हैं, तो कुछ जो चीजें वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा वालिदैन से पेरेंट से थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अगर आप उस जीन को मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर होता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल से, नस्ल दर नस्ल, या एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से, उसकी स्टडी कर रहे हो, या आप हेरिडिटी की स्टडी कर रहे हो, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक, या वेरिएशन की स्टडी कर रहे हो जो एक बच्चे में आई है अपने पेरेंट्स से, तो वो सारी चीजें आपकी किस ब्रांच में आ जाएगी? जेनेटिक्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक थी। इसका जो बाकी जो लास्ट ब्रांचेस रहती हैं वो मैं आपको कल दूसरे पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छा मवाद मिलता है, अच्छी तारीफ मिलती है, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।